हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, ये हम लास्ट वीडियोज़ के अंदर अपनी इनको लर्न कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस हम बाद में करेंगे, पहले डायमेंशंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? डायमेंशन क्या होता है? हमने एसआई सिस्टम के अंदर एसआई सिस्टम के अंदर क्या स्टडी किया? हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स स्टडी की है, और 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उसी के नाम पे हम बोलते हैं कि हमारे पास 7 डायमेंशंस जो है वो किसी फिजिकल वर्ल्ड के हमारे पास है। कितने डायमेंशन है फिजिकल वर्ल्ड के? 7। और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास हमने अभी करके हटे हैं हम लास्ट वीडियो के अंदर अपनी। कौन कौन सी थी ये? कौन कौन सी जो एसआई यूनिट्स हमने स्टडी की है? मास की, लेंथ की, टाइम की, और टेम्परेचर को करंट किया हमने, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने किया है, और साथ में क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि मोल भी हमने किया है। तो हमारे पास काफ़ी सारी ये जो है 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास हो गई है। तो अब हम जो ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है +1 क्लास का। सिर्फ +1 के लिए नहीं, बल्कि अगर आप IIT का एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं मेडिकल के लिए, आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, उसके पर्पज़ से भी बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये चैप्टर है। हमेशा इसमें से क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में जो भी आप देने जाओगे, चाहे आप NDA का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपका जो होम +1 का जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी इसमें से +1 में भी आप इसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है। तो डायमेंशन क्या होते हैं? सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। पहले हम क्या स्टडी करेंगे? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। स्पेलिंग का ध्यान रखना, मेरे से कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन क्या आएंगे? देखो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में एसआई सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा है 7 फंडामेंटल यूनिट्स और कुछ डिराइव्ड यूनिट्स भी पढ़ी है। अब उन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो हम डायमेंशंस या उनकी यूनिट्स जो हम डिराइव करते हैं वो यूनिट हम कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट से ही निकालते हैं, और वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम यूज करते हैं। इसलिए हमारे पास क्या होगा? 7 डायमेंशंस का जो है हमारे पास सिस्टम बन गया है एक। तो सबसे पहले डायमेंशंस क्या होते हैं? व्हाट इज़ डायमेंशन? सपोज करो मैं राइट करता हूँ, मैंने फोर्स को मैं राइट करता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, M×A होता है। और हमने फोर्स की SI यूनिट की है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन करने के लिए हमें इनकी यूनिट्स पुट करनी पड़ेगी यहाँ। मास के लिए किलोग्राम हो गई यूनिट, 1 किलोग्राम। और एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन की यूनिट भी आप पढ़ चुके हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, क्योंकि आप 9th क्लास में ये टॉपिक आ गया है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ फोर्स के अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज़ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन, ये एक डिराइव्ड यूनिट है। न्यूटन कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। जबकि किलोग्राम, मीटर और ये जो सेकंड हमने लिया है, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। तो मीनिंग हमने कहीं ना कहीं डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में राइट कर दिया, या हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे किलोग्राम जो हमारे पास आया है, किलोग्राम अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ, किलोग्राम किसकी यूनिट होगी? मास की यूनिट। इसकी पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे ये जो मीटर यूज हुआ है ये लेंथ की यूनिट है, इसकी पावर भी कितनी है? 1। और सेकंड के लिए पावर कितनी यूज हुई है? -2। मीनिंग फंडामेंटल जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फोर्स थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 3 फंडामेंटल, बेसिकली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इनको बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को। तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके जो है एक्शन करके ये फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पे अब हम अगर डिफाइन करें डायमेंशंस क्या आएंगे? डायमेंशंस क्या आएंगे? डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन कितना है, यहाँ पे मास का डायमेंशन कितना है, लेंथ का कितना है, या टाइम का डायमेंशन कितना है। अगर मैं मास के लिए इसको कैपिटल लेटर M से रिप्रेजेंट कर दूँ और इसकी पावर 1 लगा देता हूँ यहाँ, ऐसे ही जो लेंथ है, मीटर को लेंथ लिख सकते हैं, L की पावर 1 आ जाएगी। और सेकंड टाइम की यूनिट है, टाइम T की पावर -2। मीनिंग हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं M, L और T।
तो यहाँ पे जो डायमेंशन आएंगे, अब डायमेंशन क्या है, ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो पावर यहाँ पे आएगी, ये जो पावर यहाँ पे आई है, मीनिंग मास की पावर m की पावर 1 आई है, तो मास का जो डायमेंशन आया वो कितना आया 1। ऐसे ही लेंथ की पावर कितनी आई 1, तो लेंथ का जो डायमेंशन आया वो क्या आया 1। ऐसे टाइम की जो पावर आई कितनी आई -2, तो टाइम का डायमेंशन कितना आया -2 आया। तो मीनिंग यहाँ से आप समझ ही गए होंगे डायमेंशन क्या है। डायमेंशन पावर होती है, किसकी पावर होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास है, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें से फोर्स के अंदर हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आई है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास की, लेंथ की और टाइम की जो पावर है, इन पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस। इन पावर्स को क्या बोलते हैं हम, डायमेंशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी are the powers with which, मीनिंग क्या, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन है वो पावर होते हैं। किसकी पावर होते हैं ये, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। मीनिंग क्या है, डायमेंशन जो होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के वो पावर होती है जिसके साथ किसकी यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट रेज्ड होती है। ठीक है, किन फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में जो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होती है उनकी। to represent a derived unit of that quantity। मैं दोबारा आता हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2 ही 3 डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर है, बाकी सारे मैथमेटिकल हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं ज़्यादा। डेफिनेशन 2 या 3 डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डायमेंशन क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने राइट किया है भी, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, तो उस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज उसके अंदर आती है उनकी जो पावर आएगी, उनकी जो क्या आएगी पावर, उस पावर को हम बोलते हैं डायमेंशन। अब डायमेंशन देखो, जैसे मास की पावर, फोर्स के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आई, मास आया, लेंथ आया, टाइम आया, हमने इनकी यूनिट्स लिख ली, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। अब इन यूनिट्स की जो ये पावर है, इन पावर्स को बोलते हैं हम क्या, डायमेंशन। ओके, तो ये था हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, डायमेंशन क्या होते हैं। आपको समझ आ गया होगा डायमेंशन क्या होते हैं। हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे डेंसिटी का एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने डेंसिटी पढ़ा ही होगा, मास डेंसिटी, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अगर हम डेंसिटी को हम वैसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो पी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रो बन जाता है, और मास को हमने लिख दिया एम से, और वॉल्यूम अगर मान लो क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं, उसके 3 डायमेंशन होते तो हम एल की पावर क्या लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते। या अगर यूनिट देखें हम, यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर रेज टू पावर -3, क्योंकि नीचे अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, किलोग्राम डिवाइड बाई मीटर की पावर 3, और इस 3 पावर को ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा ये। तो यहीं पे अगर हम चेक करें कि डेंसिटी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आई है उनकी पावर क्या क्या आई। अब देखो फॉर्मूला अगर हमें सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे मास के लिए m यूज हो जाएगा, और नीचे लेंथ के लिए लिखा हमने l की पावर 3, तो m की पावर 1 बन जाएगा, l की पावर क्या बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ये। और टाइम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, टाइम इन्वॉल्व नहीं है तो टाइम की पावर कर दो 0, क्योंकि किसी चीज़ की पावर 0 अगर कर दे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म हमें मिलती है। तो हम इसको ऐसे राइट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास देखो मास का डायमेंशन आ गया 1 और लेंथ का डायमेंशन आ गया -3, कहीं ना कहीं हम डायमेंशंस अगर हमें गिवन है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज हुआ होगा।
तो आपको डायमेंशन का पता लग गया। आप एक दो एग्जांपल अपने आप करके देखिए। जैसे आप लीनियर मोमेंटम के अंदर जो है डायमेंशन निकालिए मास लेंथ और टाइम का। लीनियर मोमेंटम में पढ़ा है आपने लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी थी ये। आगे नेक्स्ट यूनिट आएगी उसमें डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा डायमेंशन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड डेफिनेशन जो हमारी है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि आपके लिए नया है, आपने पहले नहीं पढ़ा है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको शो करते हैं भी, उस फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्या आई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आई है और कितनी कितनी पावर के साथ वो इसके अंदर आई है। तो मीनिंग डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया एक तरह का। क्या हो गया, मैथमेटिकल, एक ही जगह मैं दा लिख देता हूँ, दा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which represents which of the fundamental quantity, and with what power, which of the physical quantity and with what power comes in a derived physical quantity। किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जो एक्सप्रेशन हमें ये बताएगा कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज और कितनी कितनी पावर के साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुई है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूले को, ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूले को या एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी राइट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डायमेंशनल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम सपोज करके चले, मास के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, m इसकी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी, मान लो a लिख दिया। लेंथ आ गया हमारे पास, लेंथ के लिए हमने l लिख दिया, l की पावर हम ले लेते हैं यहाँ कुछ ना कुछ b। ऐसे ही हमारे पास तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी, जो बेसिक जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हैं, मास, लेंथ और टाइम का यूज करते हैं। और कई जगह हम टेम्परेचर का भी यूज करेंगे, कई जगह हम एम्पियर का भी यूज करेंगे, लेकिन +1 में ज़्यादातर हम 4 का यूज, 3 का ज़्यादा यूज है, और 4th जो केल्विन होता है उसका भी हम यूज करते हैं लास्ट की यूनिट्स के अंदर। तो टाइम के लिए हम यहाँ पे C यूज कर लेते हैं। तो अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बनाना है, सपोज करो x कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला बनाना है, तो हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले m लिखेंगे, m की पावर a, फिर हम लेंथ लिखेंगे l की पावर b, और फिर हम टाइम लिखेंगे, टाइम की पावर क्या आ जाएगी c। और अगर किसी क्वांटिटी की कोई पावर नहीं आती है, कोई डायमेंशन नहीं आता, तो उसको हम पावर में 0 लिख के राइट करते हैं, इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर देते हैं, क्लोज। तो इस तरह से हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, और उनकी पावर यहाँ पे आ जाएगी। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्लोज कर देंगे, और ये जो क्लोज करने के बाद ये जो क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे आई है, जो मैंने इंसर्कल की है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो थर्ड पॉइंट और हमारे पास आता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो ये भी आपको क्लियर हो ही जाएगा
इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें राइट करना है, वेलोसिटी का राइट करना है, या स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला याद हमें राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे? पहले तो हमें इसका डिराइव करना पड़ेगा। कैसे डिराइव करेंगे? यूनिट हमें पता होनी चाहिए इसके लिए। एसआई यूनिट अगर हमें पता है, हमें पता है इनकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होती है। क्या इसमें कहीं मास आया? नहीं आया, तो एम की पावर क्या हो जाएगी? 0। लेंथ आया तो लेंथ की पावर कितनी है? 1, तो एल की पावर 1। टाइम आया, टाइम सेकंड, सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो टाइम की पावर कितनी आई है? -1, तो -1 इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये जो मैथमेटिकल फार्मूला बन गया, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी और स्पीड। दोनों के लिए एक ही डायमेंशनल फार्मूला हो गया, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। तो जिन भी क्वांटिटीज़ की यूनिट्स जो सेम आएगी, उनके डायमेंशन भी क्या होंगे? सेम होंगे। वो अलग बात है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो अनदर चीज़ है। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला जिनकी यूनिट सेम एक जैसी है, उनका डायमेंशनल फार्मूला, जिनके अंदर सेम फंडामेंटल यूनिट इन्वॉल्व हुई है, इसका मीनिंग उनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम पावर के साथ अगर यूज हुई है तो सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा। जैसे वर्क का, एनर्जी का, ठीक है, चाहे एनर्जी कोई भी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला हम एक ही तरह का राइट करेंगे। सिर्फ एक तरह की एनर्जी को छोड़ के, वो कौन सी है? सरफेस एनर्जी, जो कि हम 7th यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे अपनी। तो हम लास्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है हमारी? डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन अब क्या होगी? ये भी एक इक्वेशन हो गई है। इक्वेशन आपको पता है, एक तरफ हम फिजिकल क्वांटिटी को राइट करते हैं, दूसरी तरफ उसके फॉर्मूले को राइट करते हैं। अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू m/a। ये क्या हो गया? इक्वेशन नहीं हो गया। एक तरफ हमने फोर्स लिख दिया, एक तरफ मास और एक्सेलरेशन, ये क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया है। और फॉर्मूले को हमने इक्वेट कर दिया किसके साथ? उसके सिंबल के साथ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। किसके लिए इक्वेशन बन गया? फोर्स के लिए इक्वेशन बन गई है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक तरफ तो फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल राइट कर दें और दूसरी तरफ उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर दें। अब जैसे m की पावर मास है, ये ma हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है। अगर हम यूनिट बनाएं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बनेगी। 1 न्यूटन को हम ऐसे राइट करते हैं, आपने प्लस 9th क्लास में पढ़ा है। 1 किलोग्राम, जो अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन फोर्स लगाने, मीनिंग अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं हम, बॉडी कितने मास की है? 1 किलोग्राम मास की, और उस पर फोर्स लगाने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, लीनियर एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मीनिंग अगर बॉडी का मास है 1 kg और फोर्स लगाने से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो 1 न्यूटन फोर्स होता है। मीनिंग हमने इसको इस तरह से राइट कर दिया, F इज इक्वल टू m/a। अब इस यूनिट से देखो डायमेंशन क्या है? m का डायमेंशन 1 आया, l का डायमेंशन 1 आया, t का डायमेंशन क्या आया? -2 आया। तो हमने एक तरफ तो राइट कर दिया डायमेंशनल फार्मूला, और इक्वेशन के मीनिंग इक्वल टू का जो सिंबल यूज हुआ है उसके दूसरी तरफ हमने क्या रख दिया है? उसका सिंबल रख दिया, फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? यानी कि क्या होगी इक्वेशन? डायमेंशनल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच symbol of physical quantity फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड भी हो सकती है और फंडामेंटल भी हो सकती है। वैसे डिराइव्ड ही यूज करते हैं हम ज़्यादा। द इक्वेशन इन विच सिंबल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को हम क्या करते हैं? इज इक्वेटेड with its dimensional formula, with its dimensional formula। मीनिंग एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल को या किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से क्या करते हैं? इक्वेट। तो ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम इनका यूज करेंगे, इनका बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो आगे हम इनका यूज करने वाले हैं।
तो हम डिस्कस करेंगे कुछ जो मैकेनिक्स के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज होते हैं हमारे पास, उनके डायमेंशनल फार्मूले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे सबसे पहले हम लेके चलते हैं, बेसिक से चलते हैं। जैसे हमारे पास मास लिखा हमने, मास तो मास ही होता है, इसका कोई रिलेशन तो है नहीं। अब तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हम यहाँ पे मैं राइट करते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला से पहले मैं यहाँ पे चलो डायमेंशनल फार्मूला राइट कर लेते हैं। और इधर साथ साथ हम इनकी SI यूनिट भी डिस्कस करेंगे, क्या यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट से हम निकाल लेंगे डायमेंशनल फार्मूला। और यहाँ कोई रिलेशन आता है, अगर रिलेशन देखो मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है सिर्फ मास ही है, इसके अंदर m⁻1 हो जाएगा, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो मास की यूनिट हम लेके चलते हैं किलोग्राम। सेकेंड पॉइंट हमारा लेंथ भी आ गई है, ब्रेड्थ भी आ गई है, हाइट भी आ गई है, रेडियस भी आ गया है। लेंथ सारी तरह की लेंथ आ गई है इसमें, चाहे रेडियस हो चाहे डायमीटर हो, ठीक है। तो जो भी लेंथ है, चाहे वेव लेंथ हो, वो भी इसके अंदर आ गई है। तो लेंथ की जो हमारे पास बेसिकली जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, मास तो इसके अंदर है नहीं, लेंथ है तो पावर 1 आ जाएगी। तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए बन गया, लेंथ के लिए। लेंथ की यूनिट क्या हो गई है, मीटर इसकी यूनिट हो गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेंथ के बाद अगर हम एरिया करें, किसी भी चीज़ का एरिया जब भी हम निकालते हैं, एरिया का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एरिया अगर लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हम कर देते हैं वहाँ पे। तो डायमेंशनल फार्मूला देखें, दोनों लेंथ भी, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ ही तो है, तो m की पावर तो 0 ही रहेगा। l की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार आ गया तो 2 पावर कर दो, और t की पावर क्या हो जाएगा 0। और एरिया की यूनिट जो आएगी वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तीसरा फोर्थ करते हैं हम वॉल्यूम की अगर बात करें, वॉल्यूम V, अगर मान लो किसी क्यूब का मीनिंग किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमारे पास आता, ठीक है। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। हम मैथमेटिकल टूल्स में फिर एक बार डिस्कस करेंगे इनको सभी को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हमारे क्यूबॉइड क्या होता है, ये क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो लेंथ एक तरह की तीन के तीन ही लेंथ के डायमेंशन है। तो m की पावर 0, अब l की पावर 1 2 3 टाइम आ गई तो 3 आ जाएगा, टाइम की पावर फिर 0 हो जाएगा, और यूनिट क्या आएगी, मीटर की पावर 3, मीटर क्यूब लिखते हैं इसको हम। क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो नेक्स्ट अगर फिफ्थ क्वांटिटी हम देखें, यहाँ पे डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी 1 बाई 1 चलते हैं। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टूल भी हमारा साथ में चला हुआ है, क्योंकि फिजिक्स को हेल्पफुल बनाने के लिए मैथ के फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत है। और मैथ के वो जो फॉर्मूले फिजिक्स को ईजी बना देते हैं, फिजिक्स की कैलकुलेशंस को ईजी बना देते हैं, उन फॉर्मूलों को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल टूल बोलते हैं। तो ये भी इसके अंदर आ गए हैं साथ साथ। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब देखो मास के लिए तो हमारे पास m की पावर 1 आ जाएगा, और जबकि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, l की पावर 3 आएगा। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें, m की पावर 1 और l की पावर ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। टाइम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो टाइम की पावर क्या कर दो 0, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कर दो। तो यहाँ पे जो यूनिट बनेगी मास के लिए किलोग्राम, और लेंथ के लिए क्या बन जाएगी, मीटर की पावर -3 बन जाएगी। अगर आपको किसी की यूनिट पता है, आप उसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, या आपको फार्मूला पता है और आप उसको फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में राइट कर सकते हो, तब भी आप उसका डायमेंशनल फार्मूला ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम यूज करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी हमने पता है, चलो ग्रेविटी स्पेसिफिक जो हमारे पास होता है, रिलेटिव डेंसिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा। रिलेटिव डेंसिटी क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी। रिलेटिव डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, और इसको डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, 2 बार लिखा गया। डेंसिटी ऑफ वाटर से अगर डिवाइड कर दे, देखो दोनों ही डेंसिटी है हमारे पास। अगर फॉर्मूला देखें, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर,
तो ये क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी। तो दोनों ही आपस में कट आउट कर रहे हैं तो डायमेंशनल फार्मूला कोई बनता ही नहीं। जितने भी डायमेंशन आएंगे मास, लेंथ और टाइम, तीनों का क्या आएगा, 0 और नो यूनिट्स, कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं 7th, स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड आपको पता है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी के लिए हम एक ही फॉर्मूला राइट करेंगे, हम उसमें राइट कर लेते हैं इसको एक तरह से, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड को लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, किसको लिख सकते हैं, वेलोसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया, लेंथ ही तो है एक, तो एल आ जाएगा, एल की पावर 1, और टाइम यहाँ पे है टी की पावर 1। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया इस वेलोसिटी के लिए, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया और यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। फिर हम चलते हैं एक्सीलरेशन की तरफ। एक्सीलरेशन आपने पढ़ा है, और किस तरह के एक्सीलरेशन की बात करेंगे, लीनियर एक्सीलरेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में होता है तो एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला आया, m0 l1 t की पावर -1। ये तो वेलोसिटी के लिए होगा, और टाइम के लिए t की पावर -1 यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के डायमेंशनल फार्मूला m की पावर 0, l की पावर 1, t ऊपर जाके यहाँ पे पावर प्लस में थी, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। तो t की पावर क्या बन गई, -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए आ गया, एक्सीलरेशन के लिए। तो यूनिट क्या आएगी, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो सेकंड की पावर -2। तो ये हमारे पास आ गया किसके लिए, एक्सीलरेशन के लिए। एक्सीलरेशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फोर्स हमने अभी डिस्कस किया। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा m × a। मास के लिए हमें पता है m की पावर अब 1 आ जाएगी मास के लिए, और जबकि एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला ऊपर राइट किया हुआ हमें m0 l1 t की पावर -2। तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा यहाँ से क्या बन गया है, m की पावर 1 हो जाएगा। कंबाइन कर देंगे इसको, मास की पावर ऐड हो जाएगी आपस में, यहाँ 0 है यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगी, l की पावर 1 t की पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला किसके लिए आ गया, फोर्स के लिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह पे हम इसका यूज करेंगे। और अगर यूनिट देखें, वैसे तो हम न्यूटन राइट करते हैं, न्यूटन, बट अगर न्यूटन को हम फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में राइट करें तो किलोग्राम, मीटर की पावर 1, इसकी पावर 1, और टाइम सेकंड की पावर क्या आ जाएगा, -2। मीनिंग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 लिख सकते हैं इसको। 10th पे आते हैं। फोर्स के बाद हम बात करते हैं वर्क की। वर्क भी आपने पढ़ा हुआ है, वर्क, या फिर आपने एनर्जी पढ़ा है। एनर्जी किसी भी तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, तो हीट एनर्जी है, ये सारी की सारी एनर्जी और वर्क सब का डायमेंशन फार्मूला एक ही है। सभी को फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, क्या निकाल लो, वर्क डन निकाल लो। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा है 9th क्लास में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म आ गई, डिस्प्लेसमेंट फिर लेंथ हो गई है, तो फोर्स का ऊपर लिखा हुआ है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या आ गया, l की पावर 1 आ गया। तो कंबाइन कर देंगे, m की पावर 1 पावर यहाँ, l की 1 पावर यहाँ, तो l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब यूनिट्स की बात करें, वैसे तो जूल इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट, और जूल को हम अगर डिराइव्ड यूनिट की टर्म में राइट करें तो किलोग्राम मीटर की पावर 2 सेकंड की पावर -2। तो ये यूनिट आ जाएगी किसके लिए, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, या फिर वर्क के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ नहीं पाओगे आप, कंप्लीट लिख देता हूँ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीनिंग जब कोई बॉडी फ्री फॉल होता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एक तरह का एक्सीलरेशन ही है। जी क्या है, एक तरह का एक्सीलरेशन ही है, बट ये एक्सीलरेशन क्या वर्टिकल होता है। जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है फ्री फॉल में, तो उसमें जितना एक्सीलरेशन हो उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डायमेंशन फार्मूला वही रहेगा। मेन फार्मूला हम नेक्स्ट यूनिट में निकालेंगे। ग्रेविटेशन की जो यूनिट आएगी तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 सेम आएगा जो हमने किसका फाइंड आउट किया, एक्सीलरेशन का यूनिट भी सेम आएगी इसकी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। इसके बाद आते हैं 12th फिजिकल क्वांटिटी पे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
ट्वेल्थ फिजिकल क्वांटिटी आगे फोर्स कर लिया हमने। अब करते हैं लीनियर मोमेंटम करते हैं। लीनियर मोमेंटम अभी तक हम लीनियर मोशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो लीनियर मोमेंटम पी से लिखते हैं हम, मास इनटू वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फार्मूला पता है हमें, m की पावर 1 होता है। और अगर वेलोसिटी का राइट करें m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ऊपर भी हमने राइट किया है, देखो वेलोसिटी का फार्मूला, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो ये इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद इनक्लोज कर देते हैं। यूनिट बन जाएगी किलोग्राम, मीटर और सेकंड की पावर -1। देखो मीटर मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, पावर -1 तो -1 लगा दो। नेक्स्ट आते हैं हम 12th 13th पे। लीनियर मोमेंटम के बाद हमारे पास आता है इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स जो है, इम्पल्स भी हमारे पास आप 4th यूनिट में पढ़ोगे इम्पल्स क्या होता है। अभी आपके पास नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए इम्पल्स क्या होता है। फिर भी हम इसको इम्पल्स के लिए सिंबल जो यूज करते हैं, ये भी एक तरह का अगर फोर्स को हम कुछ टाइम के लिए लगाएं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, dp/dt। ये था ना आपके पास 9th क्लास में, dp/dt। यहाँ से अगर dt टाइम स्मॉल इंटरवल है और इसको हम इधर ले आएँ तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है f/dt। यानी कि अगर फोर्स को स्मॉल टाइम के लिए लगाएं और फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इम्पल्स को। तो f/dt या चेंज इन मोमेंटम, या हम इसको मोमेंटम भी बोल सकते हैं। तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला आएगा इसका? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना, ध्यान रखिएगा। तो यूनिट इसकी भी वही हो जाएगी सेम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वैसे न्यूटन सेकंड भी हम इसको बोल देते हैं, न्यूटन सेकंड। बट अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में राइट करना तो हम इसको क्या राइट करेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नहीं तो हम इसको न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने फोर्स लगाया कुछ टाइम के लिए। तो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है प्रेशर का। प्रेशर भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। प्रेशर पी से लिखते हैं। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया होता है ये। थ्रस्ट क्या है? फोर्स। जो फोर्स कैसे लगाते हैं हम? परपेंडिकुलर लगाते हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब देखो फोर्स, थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है, बट फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे लगता है, उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। तो थ्रस्ट का फोर्स का फॉर्मूला अगर लिखें m1 l1 t की पावर -2 और एरिया का लिखें तो l की पावर क्या बन जाएगा? 2। तो ये बन जाएगा m की पावर 1। अब यहाँ 2 पावर नीचे, ऊपर 1 पावर ऊपर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगी तो माइनस का 1 बचेगा और t की पावर क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। और यूनिट अगर देखें हम, प्रेशर की जो यूनिट होती है, वैसे तो हम पास्कल यूज करते हैं, SI यूनिट पास्कल यूज करते हैं इसकी यूनिट को हम। और अगर फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में राइट करें तो कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स आएगी? किलोग्राम आ गया, मास की यूनिट आ गई है, पावर 1 हो गई, उसके बाद लेंथ मीटर आ गया, मीटर की पावर -1 आ जाएगा, टाइम आ गया, सेकंड की पावर क्या आ जाएगा? -2। तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 1 पास्कल जो आएगा, 1 पास्कल PA, ये फोर्स की यूनिट आ गई न्यूटन, और मीटर की पावर -2, ये एरिया के लिए यूज होगा। ऐसे भी हम इसको राइट कर सकते हैं। तो 15th जो हमारी फंडामेंटल यूनिट है वो हम डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा है, यूनिवर्सल कैपिटल G आपने पढ़ा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, स्मॉल g था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्स में हर जगह ये कांस्टेंट है। तो G का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है G m1 m2 डिवाइड बाई r²। ये m1 और m2 जो है दो ऑब्जेक्ट का मास है और ये उनके बीच का सेपरेशन है, और F फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो G का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? F r² m1 m2। बस यूनिट पुट करनी है हमें। यहाँ पे न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, 9th क्लास में आता है आपके पास। तो G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, अब पहले F के लिए पुट कर दो, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। उसके बाद रेडियस के लिए पुट कर देंगे,
सॉरी डिस्टेंस के लिए पुट कर देंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस के लिए लेंथ यूज होती है, पावर 2 है तो यहाँ कितना लगा देंगे 2, और डिवाइड में ये m1 मास, ये m2 मास, 2 बार मास यूज हुआ है तो किलोग्राम यूज होता है इसके लिए, मैंने के लिख दिया यहाँ पे, m यूज करेंगे, m की पावर सॉरी मास के लिए m यूज होगा तो m की पावर क्या हो जाएगी 2। अब हम इसको कंबाइन करना है, सबसे पहले मास की पावर देखेंगे m की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो -1 बचेगा, l की पावर 1 ये है, 2 ये ऐड हो जाएगी 2 बचेगी, और t की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है इसके लिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए मैंने कुछ गलत लिख दिया शायद, l की पावर 2 है, l की पावर 1 तो ये l की पावर 3 हो गया, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसके लिए, इसको इनक्लोज कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिट इसकी आगे न्यूटन, फोर्स के लिए न्यूटन यूज हो गया, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर यूज हो गया, मास के लिए किलोग्राम यूज हो गया, रेज़ टू पावर -2। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, या फिर वैसे तो हम इसको ऐसे ही राइट करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ सारी फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में राइट करते हैं तो किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर 3 और टाइम की पावर सेकेंड की पावर क्या हो जाएगा -2, सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। तो ऐसे हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले को राइट कर सकते हैं। तो ये हमारी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी है जो अब तक आप रीड कर चुके हो। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे एंगुलर मोशन के अंदर, जो कि आपने अभी तक शायद नहीं किया है, तो वो हम आगे नेक्स्ट अपने जो वीडियो आएगी उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि डायमेंशनल फार्मूला हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किस तरह से राइट कर सकते हैं। आपको अभी ये याद करने पड़ेंगे, बट जैसे जैसे हम अपने नेक्स्ट यूनिट्स की तरफ प्रोसीड करेंगे ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आती रहेंगी, और जहाँ जहाँ जो क्वांटिटी आएगी उसका फॉर्मूला आएगा, आप बार बार उसको यूज करोगे तो आपको डायमेंशनल फार्मूले फाइनली लर्न हो जाएंगे। तो अब आप जो है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको इस यूनिट में, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले एक साथ एकदम से लर्न नहीं हो पाते हैं, इनको टाइम लगता है, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए आप घबराइए मत, टाइम के साथ आपको लर्न हो जाएंगे। बस आपको एक प्रोसीजर आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। तो इसको ध्यान से रीड कीजिए, लर्न कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिए, व्यू ज़रूर कीजिएगा, पूरा देखिए वीडियो को, समझ आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।